नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल गुरुजी स्पेशल क्लासेस में। मैं हूं निमाइसाना, आपके समक्ष उपस्थित हूं साइकोलॉजी विषय वस्तु को लेकर। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम डिस्कशन करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक आपके यूपी टेट का, जो है बुद्धि। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स। यहाँ से आपके एग्जाम्स में 2 से 3 प्रश्न हर पेपर में पूछे जाते हैं, इसीलिए आज हम स्टार्ट करने वाले इंटेलिजेंस टॉपिक को और कवर करने की कोशिश करेंगे हम इसे 2 से 3 वीडियो के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इंटेलिजेंस यानी बुद्धि क्या होता है और किसे हम बुद्धि कहते हैं और हम बुद्धि को क्यों पढ़ रहे हैं और इससे रिलेटेड कहाँ कहाँ से आपके एग्जाम्स में प्रश्न बन सकते हैं, उन सब के बारे में हम डिटेलिंग करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि बुद्धि क्या है। देखिए, इंटेलिजेंस इंग्लिश में हम इसको कहते हैं और हिंदी में हम इसको कहते हैं बुद्धि। अब देखिए, बुद्धि की अगर हम मानक परिभाषा की बात करें, मतलब यदि आप बुद्धि को समझना चाहते हैं, एक स्टैंडर्ड जो डेफिनेशन है उसका वो ये है कि ज्ञान और कौशल को प्राप्त करने और उसका उपयोग करने की योग्यता। यानी कि यदि आपने कोई ज्ञान यानी नॉलेज प्राप्त किया है या फिर आप कोई अपने अंदर स्किल डेवलप कर रहे हैं या स्किल प्राप्त कर रहे हैं, तो उसका उपयोग यानी कि उसका यूज़ आप किस तरीके से करेंगे, उसके यूज़ करने की जो आपकी योग्यता है, मतलब उस ज्ञान को आप किस तरीके से यूटिलाइज करेंगे अपने डेली लाइफ में, अपने यूटिलाइज करने की जो एबिलिटी है कि मतलब किस चीज़ को हमें कब यूटिलाइज करना है, ये चीज़ यदि आपको आ जाए तो उसी का मतलब ही होता है, उसी को ही हम बुद्धि कहते हैं। यानी आसान शब्दों में अगर हम कहें तो ज्ञान और कौशल को प्राप्त करने, यानी कि यदि आप ज्ञान और कौशल को प्राप्त कर सकते हैं और उसका उपयोग करना जानते हैं या आपके अंदर उपयोग करने की योग्यता है, तो इसका मतलब आप एक इंटेलिजेंस व्यक्ति हैं या आप एक इंटेलिजेंट पर्सन है। तो इसी को ही हम बुद्धि कहते हैं। तो इसी तरीके से आप बुद्धि को एक आसान शब्दों में समझ सकते हैं कि ज्ञान और कौशल को प्राप्त करने एवं उनको उपयोग करने की योग्यता ही बुद्धि है। बट यहाँ पर स्टूडेंट्स बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट में विवाद है, बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट अपने अपने तरीके से बुद्धि को डिफाइन करते हैं। तो इससे रिलेटेड हम कई मनोवैज्ञानिकों ने विभिन्न प्रकार की बुद्धि को वर्गीकृत और उसे परिभाषित किया है। तो हम साइकोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग देखना चाहेंगे कि साइकोलॉजिस्ट बुद्धि को किस तरीके से बताते हैं, मतलब अलग अलग साइकोलॉजिस्ट जो है अपने तरीके से बुद्धि को डिफाइन करते हैं। तो उनके बारे में हम जानेंगे कि रियलिटी में बुद्धि होते क्या है, या बुद्धि जो टॉपिक है उसे हम इजीली आसान शब्दों में किस तरीके से बोलेंगे कि आपके पास बुद्धि है या नहीं है। तो फर्स्ट पॉइंट साइकोलॉजिस्ट ने बताया सीखने की योग्यता, यानी जिस भी बच्चे के अंदर सीखने की योग्यता होगी, यानी कि वो सीखना चाहेगा, वो सीखने के लिए तैयार रहेगा, उसके अंदर सीखने की क्षमता होगी, उसी को ही उन्होंने बुद्धि कहा है। दूसरों ने ये कहा है कि चेतना के साथ सीखने और कुछ करने की क्षमता, यानी कि यदि आप चेतना के साथ, मतलब आप एक्टिव मोड में आप सीख भी सकते हैं और कुछ कर भी सकते हैं। यानी कि यदि आपके साथ चेतना के साथ, मतलब आप एक्टिवनेस के साथ कुछ सीखने और कुछ करने की योग्यता रखते हैं, आपके अंदर ऐसी कोई क्षमता है जिसे आप चेतना के साथ सीख सकते हैं और कुछ कर सकते हैं, तो इसका मतलब उसे हम क्या बोलते हैं, बुद्धि कहते हैं। ठीक। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स मूल्यांकन एवं जांचने की योग्यता। मतलब यदि आप किसी बच्चे में या यदि आप अपने अंदर मूल्यांकन एवं जांचने की योग्यता रखते हैं, मतलब आपके अंदर इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि आप किसी से बात कर रहे हैं तो आप उसका एनालिसिस कर पाए, आप उसको जज कर पाए, आप उसका मूल्यांकन कर पाए। यदि आप ऐसा करने में सक्षम होते हैं तो आप एक बुद्धिमान व्यक्ति कहलाते हैं या फिर आपके अंदर बुद्धि है उपस्थित। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स नए वातावरण के प्रति अनुकूलनशीलता। मतलब मान लीजिए स्टूडेंट्स, आप किसी ऐसे एनवायरनमेंट में जाते हैं जहां आप पहली बार गए हैं और उस माहौल में भी यदि आप अपने आप को एडजस्ट कर पाते हैं, यानी अनुकूलनशीलता बना पाते हैं नए वातावरण के प्रति, तो इसका मतलब आप एक बुद्धिमान व्यक्ति है या आपके अंदर बुद्धि बहुत ज़्यादा है। क्योंकि जब आप नए माहौल में अपने आप को एडजस्ट करते हैं तो अपने आप को नए माहौल में एडजस्ट करने की जो कला है उसी को ही बुद्धि कहते हैं। अदरवाइज आपको पता है जनरली बहुत सारे व्यक्ति जो होते हैं एक माहौल से जब दूसरे माहौल में जाते हैं तो वो उसके बारे में क्रिटिसिज्म करना स्टार्ट कर देते हैं, कमियां ढूंढना शुरू कर देते हैं। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति वो होता है जो किसी भी माहौल में जाकर उसे सीखना शुरू कर देता है, उसमें अपने आप को समायोजित करना, एडजस्टमेंट बिठाना शुरू कर देता है। वो
कमियां और खामियों को गिनने नहीं लगता, वो उसमें भी नई नई चीज़ों को ढूंढने की कोशिश करता है। यदि कोई व्यक्ति ऐसा आपको दिख जाए या आप ऐसे व्यक्ति हैं जो किसी भी माहौल में जाके किसी की भी बुराई नहीं करते, उसमें और अच्छाई ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो इसका मतलब आप एक बुद्धिमान व्यक्ति है या फिर आपके अंदर बुद्धि समाहित है। ठीक, तो इस तरीके के साइकोलॉजिस्ट मानते हैं। स्टूडेंट, जनरली आप देखेंगे कि जब आप एक माहौल से नए माहौल में जाते हैं तो आप के आसपास जितने भी लोग हैं, मैक्सिमम लोग जो है उसके अंदर कमियां ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो इसका मतलब यदि वे लोग कमियां ढूंढ रहे हैं तो इसका मतलब वे क्या नहीं, उनके अंदर बुद्धि बहुत कम मात्रा में है, उनकी सोच बहुत कमज़ोर है, वो सूक्ष्म सोच वाले व्यक्ति हैं, इसीलिए वो कमियां ढूंढते हैं। हालांकि कमियां अगर आप ढूंढना चाहें तो आप किसी भी व्यक्ति में भी कमियां ढूंढ सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए आप रामायण देखते हैं यूट्यूब में, बहुत सारे लोग इसको डिसलाइक करते हैं। बताइए, अगर भगवान को आप डिसलाइक कर सकते हो तो आप एक नॉर्मल इंसान हैं, तो इसका मतलब कमियां तो भगवान में भी माना जाता है। या जो लोग कमियां ढूंढते हैं तो इसका मतलब आप समझ सकते हो उनका IQ लेवल कितना होगा। तो आई होप आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे कि नए वातावरण के प्रति अनुकूलनशीलता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि आपके अंदर ये क्षमता है तो आप एक बुद्धिमान व्यक्ति है या आपके अंदर बुद्धि है। नेक्स्ट है तर्क करके और अमूर्त विचारों की योग्यता। यानी कि स्टूडेंट्स, यदि आप डिबेट कर सकते हैं, तर्क कर सकते हैं और अमूर्त विचारों की योग्यता है, यानी कि ऐसे विचार जो आपने कभी देखे नहीं हो और आप ऐसे विचारों को भी अपने अंदर समाहित रख सकते हैं, ऐसी योग्यता है, तो इसका मतलब आप भी एक बुद्धिमान व्यक्ति कहलाएंगे, आपके अंदर भी बुद्धि है। नेक्स्ट पॉइंट उन्होंने बताया कि संबंधों को समझने की योग्यता, यानी कि जो रिलेशंस होते हैं, यदि आप रिलेशन को समझने की योग्यता रखते हैं, यदि आप रिलेशन को समझते हैं, संबंध को समझने की कोशिश करते हैं, समझने की आपके अंदर योग्यता है, तो आप भी एक बुद्धिमान व्यक्ति कहलाते हैं मनोवैज्ञानिकों के अनुसार। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट वास्तविक और रचनात्मक विचारों की योग्यता, यानी कि जो वास्तविक विचार है, यानी कि जो रियलिस्टिक विचार है, नहीं जो वास्तविकता पर आधारित है, और रचनात्मक मतलब आप नई सोच विचारधाराओं के व्यक्ति हैं, मतलब आप वास्तविक और रचनात्मक विचारों की योग्यता रखते हैं, आप वास्तविकता के साथ जुड़ना चाहते हैं, आप रचनात्मक नए नए तरीके विचार कर सकते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों के अंदर भी बुद्धि समाहित होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स मूल्यांकन करने और निर्णय लेने की योग्यता, यानी कि यदि आप मूल्यांकन कर सकते हैं, यदि आप मूल्यांकन कर सकते हैं और आप अपना डिसीजन ले सकते हैं, ऐसी क्षमता आपके अंदर है। कहीं पर आप गए किसी वातावरण में, आपने वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें देखी, आपने उसमें बहुत सारी गलत चीज़ें भी देखी, आपने बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी देखी, बट आप गलत चीज़ों को एब्जॉर्व नहीं करते हैं और आप अच्छी चीज़ों का मूल्यांकन करके उनको अपने अंदर समाहित करना चाहते हैं। आपने डिसीजन ले लिया कि मुझे जो इसमें से पॉजिटिव पॉइंट, जो भी 4 या 5 जो भी पॉजिटिव पॉइंट्स अच्छे दिखे, उनको मैं अपने अंदर समाहित करना चाहता हूँ और जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं उनको मैं इग्नोर करता हूँ। यदि आपके अंदर ऐसी क्षमता है कि आप कहीं पर जाकर किसी भी माहौल में मूल्यांकन करके निर्णय लेने की योग्यता रखते हैं, तो आपके अंदर भी बुद्धि समाहित है। इस तरीके से साइकोलॉजिस्ट मानते हैं कि बुद्धि क्या है और किस किस तरीके से होते हैं। तो आई होप आप बुद्धि से रिलेटेड पॉइंटों को समझ पाए होंगे। बुद्धि को वर्गीकृत करने के लिए जो उन्होंने परिभाषाएं दी हैं, उन परिभाषाओं के आधार पर आप समझ सकते हैं कि किस व्यक्ति के अंदर बुद्धि है और किस बच्चे के अंदर बुद्धि हो सकती है। यदि आपके अंदर है तो बहुत अच्छी बात है, आप उसे और इन्हेंस कीजिए, और कहीं पर यदि आप गलत करते हैं तो आप उसको किस तरीके से ठीक कर सकते हैं, इस तरीके की सोच आपकी होनी चाहिए, तभी आप बुद्धि टॉपिक को इजीली समझ पाएंगे। आई होप आपने सारे पॉइंट्स देखे होंगे, इसमें से बहुत सारे पॉइंट्स आपके साथ मैच होते होंगे। यदि आपके साथ ये सारे लगभग पॉइंट्स मैच होते हैं तो आप एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं और आपके अंदर बुद्धि बहुत ज़्यादा मात्रा में है, ऐसा साइकोलॉजिस्ट मानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बुद्धि से रिलेटेड और क्या क्या है। तो बुद्धि से रिलेटेड कुछ भ्रांतियाँ भी है। देखिए, बुद्धि से संबंधित कुछ भ्रांतियां हैं, यानी कि कुछ गलत फहमियां भी लोगों के अंदर है। जैसे कि फॉर फर्स्ट पॉइंट इन्होंने बताया कि स्मृति बुद्धि नहीं है। देखिए, स्मृति का मतलब होता है मेमोरी, यानी कि आपकी जो स्मरण करने की जो क्षमता है उसको आप बुद्धि नहीं कह सकते, ठीक। लेकिन एक तीव्र स्मृति अच्छी बुद्धि के लक्षण है। मतलब यदि आपकी मेमोरी बहुत ज़्यादा शार्प है तो ज़रूरी नहीं कि आपके अंदर बुद्धि भी है, बिकॉज बुद्धि का मतलब होता है कि इंसान
गलत परिस्थितियों में भी अपने आप को कैसे एडजस्टमेंट बिठा के रखता है, वही व्यक्ति बुद्धिमान कहलाता है या वही बुद्धि है। ठीक, तो स्मृति आप कभी भी बुद्धि से नहीं कह सकते कि किसी बच्चे की स्मरण शक्ति, याद रखने की क्षमता बहुत ज़्यादा है तो इसका मतलब वो बुद्धिमान व्यक्ति है, उसके अंदर बुद्धि है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। बुद्धि का मतलब होता है कि अगर आपके पास तीव्र स्मृति है, मतलब आपकी स्मरण शक्ति बहुत तेज है, तो वो अच्छी बुद्धि के लक्षण है। मतलब आपके अंदर बुद्धि हो सकती है, बट आपके अंदर स्मृति है तो आप बुद्धि आपके अंदर भी बहुत ज़्यादा है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। क्योंकि आप बुद्धिमान व्यक्ति उसको कहते हैं कि अगर आप बुरे परिस्थिति में फंस जाएं और आप वहां पर सबको एडजस्ट करके अपने आप को समाहित कर ले और उस माहौल को समायोजित कर ले, तो उसी को ही बुद्धि कहते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि किसी बच्चे को, मान लीजिए उसने 6 महीने पहले किसी प्रश्न को पढ़ा और उसे आज भी याद है, तो वो बच्चा बुद्धिमान बच्चा है या उस बच्चे के अंदर बहुत ज़्यादा बुद्धि है, ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन आप किसी बच्चे को ऐसे माहौल में रखते हैं जहाँ पर लड़ाई झगड़े हो जाए और उस माहौल में बच्चा जो है अपने आप को समाहित कर ले और उसके आसपास के जो भी समाज है उसको भी समाहित कर ले, उस माहौल को किसी भी तरीके से एडजस्ट कर ले और सब कुछ सॉल्व कर दे, सॉर्ट आउट कर दे, तो इसका मतलब उस बच्चे के अंदर बुद्धि के अच्छे लक्षण हैं। क्योंकि उस बच्चे को ये नहीं पता था कि कब लड़ाई होने वाली है और किस तरीके से मुझे इसको सॉर्ट आउट करना है, बट यदि उसने उस काम को नए तरीके से किया और एडजस्टमेंट बिठा लिया तो वो बच्चा कहीं ना कहीं उसके अंदर बुद्धि बहुत ज़्यादा मात्रा में है। इसका मतलब स्मरण शक्ति और बुद्धि में फर्क होता है। आपके अंदर स्मरण शक्ति तीव्र है तो इसका मतलब आपके अंदर बुद्धि तीव्र नहीं होगी, ये जरूरी नहीं है। बट अगर आपकी स्मरण शक्ति बहुत तेज है तो हो सकता है कि आप बुद्धिमान व्यक्ति बन जाए, क्योंकि जैसे जैसे आप माहौल में घुलेंगे मिलेंगे और चीज़ों को सीखेंगे तो आप धीरे धीरे एक बुद्धिमान व्यक्ति कहलाएंगे। इसीलिए बताया गया है कि बुद्धि से संबंधित कुछ भ्रांतियां हैं। जनरली ज़्यादातर लोग जो है जिसकी मेमोरी शार्प होती है उसको हम कह देते हैं कि वो बुद्धिमान है, जो कि बिल्कुल गलत है। उसमें बुद्धि के कुछ लक्षण होते हैं। तो यही सही पॉइंट है, आप समझ पाए होंगे कि जो बुद्धि से रिलेटेड जो हम भ्रांतियां रखते हैं अपने मन में या गलत फहमियां रखते हैं वो इस तरीके से। नेक्स्ट पॉइंट, स्टूडेंट्स साइकोलॉजिस्टों ने बताया कि बुद्धि अपराध के लिए जिम्मेदार नहीं है। यानी कि जैसे मान लीजिए बुद्धि है, आपकी मेमोरी बहुत ज़्यादा शार्प है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसके लिए अपराध भी करेंगे। ठीक, तो बुद्धि अपराध के लिए जिम्मेदार नहीं है, अर्थात बुद्धि कभी भी किसी को अपराधी नहीं बनाता। यदि आप एक बुद्धिमान व्यक्ति है तो आप कभी भी गलत कार्य नहीं करेंगे, मतलब गलत कार्य या फिर अपराधी नहीं बनेंगे। गलत कार्य का मतलब स्टूडेंट्स क्या है कि गलतियां हर व्यक्ति से होती हैं, ठीक है, गलतियां हर कोई करता है, बट जो अपनी गलतियों से सीखता है वो बुद्धिमान व्यक्ति कहलाता है। तो इसीलिए बताया गया है कि अगर आपके पास बुद्धि है तो आप कभी भी अपराध नहीं करेंगे। ठीक है, यदि आप अपराध करते हैं तो फिर आप उसे स्वीकार भी करेंगे कि हाँ मेरे से गलती हुई है। तो इसीलिए बताया गया है कि बुद्धि अपराध के लिए जिम्मेदार नहीं है। अगर आप कोई अपराध करते हैं, कुछ गलत काम करते हैं, कुछ ऐसी अपराध करते हैं जो बिल्कुल गलत है, तो इसका मतलब आपका उस समय बुद्धि आपके पास होते हुए भी आपने उस बुद्धि का उपयोग नहीं किया और उस समय आपका बुद्धि ने आपका सपोर्ट नहीं किया। इसका मतलब इसी वजह से आपने अपराध किया है। और इसीलिए कहा जाता है कि किसी भी व्यक्ति को जो अपराधी नहीं बनाता बुद्धि। अगर आपके पास बुद्धि है तो आप उस माहौल को किसी भी तरीके से एडजस्ट करके बाहर निकल जाएंगे, आप अपराध नहीं करेंगे। और यदि आप अपराध करते हैं तो इसका मतलब आपकी बुद्धि उस समय भ्रष्ट थी, आपके पास कोई भी बुद्धि नहीं थी, इस वजह से उस माहौल को आपने एडजस्ट नहीं कर पाए और आपने अपराध कर दिया। ठीक, तो इस तरीके से बुद्धि से रिलेटेड कुछ भ्रांतियां भी है, जैसे कि मैंने आपको बुद्धि से रिलेटेड बहुत सारे पॉइंट्स बताए हैं कि बुद्धि क्या होते हैं, किस तरीके के होते हैं, और बुद्धि से रिलेटेड जो अपराध प्रवृत्ति होते हैं, यानी कि बुद्धि को लेकर जो लोगों के अंदर जो गलत फहमियाँ, कुछ भ्रांतियां भी हो सकते हैं, तो उन पर भी मैंने आपसे बात की है कि ज़रूरी ये नहीं है कि आपके पास तीव्र स्मृति है या आपका दिमाग बहुत तेज है तो इसका मतलब आप अपराधी, आपके अंदर बुद्धि नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यदि आपके सामने मैं रखूं ओसामा बिन लादेन जो थे, अलकायदा के जो मुखिया थे, आपको पता होगा कि अमेरिका और लादेन का किस तरीके से झगड़ा था। तो देखिए, अगर मैं बात करूं तो इंटेलिजेंसी के मामले में जो है लादेन के पास बहुत ज़्यादा दिमाग था, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिमाग था तभी उसने एक संगठन का लीडर रह चुका है वो। ठीक है, संगठन का लीडर रहना कोई मामूली बात नहीं है। आप अपने घर के 5 मेंबरों को नहीं समझा सकते और वो एक संगठन को संभालता है, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर बुद्धि है। बट हम उसकी बुद्धि को ज़ीरो इसलिए मानते हैं क्योंकि उसकी बुद्धि अपराधी प्रवृत्ति का है।
ठीक, तो इसीलिए कहा गया है कि जरूरी नहीं कि आपका दिमाग बहुत तेज है तो इसका मतलब आपके अंदर भी बुद्धि होगी। ठीक है, आपका दिमाग तेज होने से आपके अंदर बुद्धि के लक्षण हो सकते हैं, बट अगर आप उसको सही डायरेक्शन नहीं देंगे और आप अपराध करेंगे तो फिर आपकी बुद्धि जो है वो ना के बराबर होगी, जीरो हो जाएगी। तो इसीलिए बुद्धि से रिलेटेड कुछ भ्रांतियों के बारे में मैंने आपको बता दिया है जो साइकोलॉजिस्ट बताते हैं, और कुछ साइकोलॉजिस्ट बुद्धि के अलग अलग परिभाषाएं आपके सामने रख चुका हूं मैं, जो साइकोलॉजिस्ट बताते हैं कि किस बच्चे के अंदर बुद्धि है। तो यदि आप इन पॉइंटों को पढ़ेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, तो आप असली मायने में बुद्धि को समझ पाएंगे। और बुद्धि को यदि आप समझ पाएंगे तो बुद्धि से रिलेटेड जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं वो आप बड़े आसानी से कर सकते हैं। आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि बुद्धि के प्रकार के बारे में क्या बताया गया है। तो जनरली आपसे पूछा जा सकता है कि बुद्धि कितने प्रकार की होती है। तो देखिए, बुद्धि के प्रकार के बारे में एक साइकोलॉजिस्ट है जिनको आप बहुत अच्छे से जानते हैं और इनको आने वाले समय में बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे, क्योंकि आपके सिलेबस में एक ना एक क्वेश्चन तो इस टॉपिक से पूछे जाने ही वाले हैं। और आपके साइकोलॉजी विषय वस्तु में थॉर्नडाइक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्होंने बहुत सारी थ्योरीज दी हैं, सीखने के नियम दिए हैं, तो आप डिटेल में इनको आने वाले टाइम में पढ़ने वाले हैं। जब मैं आपको अधिगम टॉपिक कवर कराऊंगा तब मैं इनके बारे में आपसे डिटेल में बात करूंगा। जनरली इन्होंने बताया कि बुद्धि के जो प्रकार होते हैं, थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि 3 प्रकार के होते हैं। तो सीधा सीधा आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि बुद्धि कितने प्रकार की होती है। ठीक, तो बुद्धि 3 प्रकार की होती है। किसके अनुसार? थॉर्नडाइक के अनुसार। ठीक, अब उन्होंने नाम क्या क्या दिए हैं। तो फर्स्ट बुद्धि को उन्होंने बताया सामाजिक बुद्धि, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं सोशल इंटेलिजेंस। ठीक, तो फर्स्ट होता है सामाजिक बुद्धि। सेकंड होता है मूर्त बुद्धि। मूर्त बुद्धि का मतलब होता है स्टूडेंट्स कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस, यानी कि जिस चीज को आप देखते हैं आप उसी के बारे में अपना जो है थॉट्स प्रोसेस यूज कर सकते हैं। तो जो चीज आपके सामने है आप उसके बारे में सोच सकते हैं, तो इसका मतलब आपके अंदर मूर्त बुद्धि है। ठीक, और नेक्स्ट होता है स्टूडेंट्स आपके लिए थर्ड, जिसे हम कहते हैं अमूर्त बुद्धि, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस। ठीक, अमूर्त का मतलब जो चीज़ आपके पास नहीं है और आप उनके बारे में भी अच्छे विचार रखते हैं, तो इसका मतलब आपके अंदर एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस भी है। फॉर एग्जांपल के लिए मैं बताता हूँ कि आप गॉड के बारे में सुनते हैं या पढ़ते हैं कहीं पर भी, ठीक, या कहीं पर आप पिक्चर देखते हैं गॉड का, तो आपने गॉड को लाइफ में कभी भी नहीं देखा होगा, बट आपने हमेशा इमेजिन किया है। जब आप गॉड की फ़ोटो को देखते हैं, आप भगवान के, ईश्वर के फ़ोटो को देखते हैं, तो आप क्या करते हैं? आप इमेजिनेशन करते हैं कि शायद भगवान ऐसे होंगे और वो जो है लोगों को इस तरीके की गतिविधियों को करने की सलाह देंगे। तो आपके अंदर इस समय क्या है? एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस है। ठीक, तो ये होता है अमूर्त बुद्धि। ठीक, कुछ जैसे होते हैं मूर्ति की, जब आप पूजा करते हैं या कोई चीज़ आपके सामने होता है आप उसके बारे में सोचते हैं, तो इसका मतलब आपके पास कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस यानी मूर्त बुद्धि है। और जब आप लोगों से बातचीत करते हैं, घुल मिलते हैं, उनके साथ समाज से रिलेटेड अच्छी अच्छी बातें, किस तरीके से आप अपने समाज को सुधारने की बात करते हैं, समाज में जो भी गतिविधियाँ चलते हैं उनके बारे में डिस्कशन करते हैं, अपने नए नए आइडियाज़, थॉट प्रोसेस यूज़ करते हैं, तो वो क्या होते हैं? सामाजिक बुद्धि। सामाजिक बुद्धि हमें यह सिखाती है कि हमें समाज में किस व्यक्ति के साथ किस तरीके के व्यवहार करने चाहिए। ठीक है, छोटों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, बड़ों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, तो उसको हम सामाजिक बुद्धि का नाम देते हैं। तो इस तरीके से थॉर्नडाइक साहब ने बुद्धि के 3 प्रकार बताए, मैंने आपको बता दिए। एक होता है सामाजिक बुद्धि, मूर्त बुद्धि और अमूर्त बुद्धि। अब देखिए, यहाँ से सीधा सीधा आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि कितने प्रकार की, तो आप बताएंगे 3 प्रकार के। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि के प्रकार है, और उसमें 4 ऑप्शन होंगे और इन तीनों में से कोई एक ऑप्शन होगा और बाकी 3 गलत ऑप्शन होंगे। तो आपको यदि आपने थॉर्नडाइक के बुद्धि के प्रकार पढ़ चुके तो आपको पता है, एक सामाजिक बुद्धि बताया उन्होंने, मूर्त बुद्धि और अमूर्त बुद्धि। तो इन चारों ऑप्शनों में एक ऑप्शन आपको इन तीनों में से मिल जाएगा। या फिर अगर टफ क्वेश्चन बनाता है तो आपसे पूछ सकता है कि थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि के प्रकार नहीं है, और 3 ऑप्शन ये होंगे, सामाजिक बुद्धि, मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, और एक चौथा कोई दूसरा ऑप्शन रख देगा वो। और आपको पता है कि आपने थॉर्नडाइक के बुद्धि के प्रकार पढ़े हैं और उनके तीनों
बुद्धि आप जानते हैं तो आप जो चौथा ऑप्शन होगा जो उन्होंने नहीं दिए हैं वही उस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आपसे बुद्धि से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए स्टूडेंट, तो आपने देखा कि बुद्धि के प्रकार किस किस तरीके से होते हैं, थॉर्नडाइक ने कितने प्रकार माने हैं, कौन कौन से होते हैं। आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। मैंने आपको इस क्लास में बुद्धि के बारे में बताया कि बुद्धि का एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्या होता है, मानक परिभाषा क्या होती है, और मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि के कितने परिभाषाएं दी हैं और उनके अनुसार बुद्धि को उन्होंने समझाने की कोशिश की, उनको आपने जाना, उनको आपने समझा। उसके बाद बुद्धि से रिलेटेड लोगों के अंदर कुछ भ्रांतियां भी होती है जिनको साइकोलॉजिस्ट ने जो है डिकोड किया है, उसको भी मैंने आपके साथ डिस्कशन किया। और उसके बाद लास्ट में मैंने आपको बुद्धि के प्रकार बताए जो थॉर्नडाइक के अनुसार है। आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे और आप समझ पा रहे होंगे कि बुद्धि जो है साइकोलॉजिस्ट मनोवैज्ञानिक किसको बुद्धि मानते हैं, ठीक है, और बुद्धि होता क्या है रियलिटी में, तो इसके बारे में आपने जाना। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि इसी तरीके के बेनिफिशियल वीडियो जब भी मैं आपके लिए बनाऊं तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहें। बुद्धि से रिलेटेड जो आपका टर्मन का आईक्यू वर्गीकरण है उनको हम नेक्स्ट क्लासेस में कवर करेंगे और उसके बाद हम सिद्धांत पर भी बात करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।